आपने बताया कि आइए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो इस बार पिछड़ों की बात हो रही है, अति पिछड़ों की बात हो रही है जी, तो उस बात में योगी आदित्यनाथ और उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कहां पर है? देखिए, सामाजिक न्याय क्या है, इसको सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। एक गरीब के हक पर डकैती डालना क्या सामाजिक न्याय है? एक गरीब की आस्था के साथ खिलवाड़ कर देना क्या सामाजिक न्याय है? अपने स्वयं के परिवार को आगे बढ़ा देना क्या इस सामाजिक न्याय है? सामाजिक न्याय, सबका साथ सबका विकास ही सामाजिक न्याय है जी। उनकी सरकार के समय, और मैं तो दावे के साथ कहता हूं जी, 2003 से लेकर 2017 तक सपा बसपा सपा इनकी सरकार रही। इन्होंने गरीबों के लिए जितने मकान नहीं बनाए होंगे उससे कई गुना ज्यादा मकान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बनाए हैं। 43 लाख गरीबों के लिए एक आवास बने हैं। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का गारंटी दी गई है जी। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध किया जा रहा है, और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोर राशन की भी है। पिछली सरकारों के समय इसी राशन पर डकैती पड़ती थी। पिछली सरकारों के समय गरीबों के स्वास्थ्य के इसी पैसे पर डकैती पड़ती थी जी। पिछली सरकारों के समय किसानों को मिलने वाले इस अनुदान पर ही डकैती पड़ती थी। इसका लाभ उनको नहीं मिल पाता था, और बेटियों की सुरक्षा अलग से खतरे में थी। दंगे हमारी आस्था के साथ अलग से प्रहार करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबके विकास के भाव को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया, सबका और साथ। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान देने का भी काम किया। मथुरा भी क्या योगी आदित्यनाथ जी आपके एजेंडे में है? मथुरा आप जाते, आपने कहा कि क्यों नहीं, पूरा प्रदेश हमारे एजेंडे में है। मथुरा क्यों नहीं होगा? मथुरा तो हमारा धाम है। आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, पूरा विपक्ष ध्रुवीकरण आरोप कैसे लगाता होगा है। जी? भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। बरसाना राधा रानी की पावन भूमि है। गोवर्धन भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई स्मृतियां आज भी मौजूद हैं। वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला की भूमि है। भगवान बांके बिहारी के मंदिर में कौन भारतीय है जो नहीं आना चाहता है? बलदेव, गोकुल, ये सब नंद बाबा की स्मृति को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो ये क्यों नहीं हम उस पर गौरव की अनुभूति करते हैं? क्यों नहीं उसका विकास? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण कर आप लोग करना चाहते हैं, विपक्ष से कह रहा है। हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे। इसी वजह से आप ये बात कर रहे हैं। ध्रुवीकरण वे लोग कर रहे हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान न करके जिन्ना को सम्मान देने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ध्रुवीकरण वे लोग कर रहे हैं जो विकास के मुद्दे से ध्यान हटा करके जबरन पाकिस्तान के मुद्दे को इसमें घुसेड़ना चाहते हैं। उनकी सोच, विकृत सोच को समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर ही इस चुनावी समर में है। राष्ट्रवाद हमारा संकल्प है जी। सुशासन के माध्यम से हर एक गरीब तक शासन की योजना को लाभ पहुंचाना, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना, उसके जीवन में खुशहाली लाना जी, और डेवलपमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की समग्र विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना। हम इन्हीं मुद्दों पर
चुनाव को ले जाना चाहते हैं और मैं कहता हूं इसके लिए विपक्ष खुली बहस के लिए बोलता है। अखिलेश यादव एक आरोप लगातार वो कहते हैं कि मैं प्रदेश की नकारात्मक राजनीति को खत्म करना चाहता हूं, नेगेटिव पॉलिटिक्स वो कह रहे हैं। इससे ज्यादा नकारात्मक राजनीति और क्या हो सकती है कि वे जिन्ना के उपासक हो गए, पाकिस्तान को अपना सबसे ज्यादा हितैषी मानते हैं। इससे ज्यादा नकारात्मकता क्या हो सकती है? उनको पीड़ा प्रदेश के गरीबों से नहीं, प्रदेश के किसानों से नहीं, उनकी संवेदना न गरीबों के प्रति है, न किसानों के प्रति है, न बेटियों के प्रति है, न महिलाओं के प्रति है, न नौजवानों के प्रति है। उनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, पेशेवर अपराधियों के प्रति है। उनके समय में प्रदेश में भूख से मौतें होती थी, उनको तब पीड़ा नहीं होती थी। उनके समय में किसान आत्महत्या करता था, उनको पीड़ा नहीं होती थी। कोरोना कालखंड में सब क्वारंटीन थे जी, तब उनको प्रदेश की चिंता नहीं थी। एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता के नाते सत्ता पक्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए उनको जाना चाहिए था, आना चाहिए था जी। हमने तो सर्वदलीय बैठक भी की थी, वॉकआउट किया था समाजवादी पार्टी ने। उनकी संवेदना तब फूटती है जब माफिया की अवैध कमाई पर बुलडोजर चलता है। तो वो कह रहे थे कि बुलडोजर, अगर सरकार बदली तो बुलडोजर उल्टी तरफ भी चल पड़ेगा, वो बार बार ये बात कह रहे हैं। तो उनका ये सपना तो कयामत के दिन तक पूरा नहीं होने वाला है। तो आपका कहना आपकी पूरी तरह से वापस ही हो रही है योगी जी। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। जी योगी जी, एक और बड़ी अहम बात, अगर हम बात कर रहे हैं विकास का एजेंडे पे आपने बात की, ध्रुवीकरण की राजनीति पर भी आपने जवाब दिया, लेकिन जो लोग छोड़कर चले गए पार्टी को, जो आपकी सरकार में रहे, आपको नहीं लगता कि उनसे नुकसान होगा? देखिए, हमारा तो प्रयास होता है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जी, हमने तो सबको जोड़ने का प्रयास ही किया, सबको सम्मान देने का काम किया। लेकिन कुछ आत्माएं अतृप्त तो होती हैं, भटकना उनकी नियति का हिस्सा होता है, अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है? आप चुनाव लड़ रहे हैं योगी जी, और पूर्वांचल की अगर बात करें, अखिलेश यादव के जितने भी उनके गठबंधन के सहयोगी हैं, उसमें एक अधिकांश जो पार्टियां उनके साथ हैं वो पूर्वांचल की हैं। तो कह रहे हैं कि इस बार पूर्वांचल में हम तस्वीर बदल देंगे, वो ये दावा कर रहे हैं। लड़े ना, अपनी परंपरागत सीट से लड़े, जहां पिछली बार लड़े थे वहीं से चुनाव लड़े ना। जी, जहां से पिछली बार चुनाव लड़े थे उसी सीट पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने के लिए आए ना, दमखम के साथ आए ना। किसमें कितना दमखम है पता लग जाएगा। तो ये आपकी चुनौती है? मेरी चुनौती नहीं, ये जनता इस बात की मांग कर रही है। जी, जनता भी उन चेहरों को देखना चाहती है। यूं ही अगर सरकार की आप बात कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि वापसी की बात, अगर जिस वापसी की आप बात कर रहे हैं, अगर हम 3 बातें गिनाई जाए तो आप अपने शासन काल के, इस कार्यकाल के उन तीन कौन सी ऐसी बड़ी बातें जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के ओवरऑल परसेप्शन को सरकार ने बदला है जी, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दिया, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सबको इस सम्मान की रक्षा की, सबके उत्थान की योजना बनाई। प्रदेश के समग्र विकास का, यानी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर और डेवलपमेंट के मुद्दे पर, तीनों मुद्दे पर सरकार खरी उतरी है। जो कहा सो करके दिखाया जी। समाजवादी पार्टी की भी लिस्ट आई, आपकी पार्टी की भी लिस्ट आ रही है लगातार, जो कैंडिडेट्स की, और पहले 3 चरण तो लगभग तस्वीर साफ है। सपा की लिस्ट हम देखते हैं, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, नाहिद हसन, शाहिद मंजूर, और भी कई नाम है, अगर मैं लंबी फहरिस्त। आपकी सूची में किसी मुसलमान का नाम नहीं, एक भी मुसलमान का नाम नहीं। देखिए, सपा से ज्यादा तो बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, अब इसको आप क्या कहेंगे?
जी। और उससे ज्यादा मुझे लगता है कि ओवैसी ने दिए होंगे। तो ओवैसी पर तो कह रहे हैं कि वो तो बी टीम है बीजेपी की, बार बार ये कहते हैं। ये तो हर व्यक्ति जानता है जी। ओवैसी किसका सहयोगी है। जी। देखिए, चुनाव में विकास और सुशासन के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ओवैसी सपा और कांग्रेस और बसपा के एजेंट के रूप में प्रदेश के अंदर माहौल खराब कर रहा है। जी। ये हर व्यक्ति जानता है। सवाल ये है कि इन लोगों ने जिन चेयरों को अपना कैंडिडेट बनाया है, ये कौन है और क्या ये इन सरकारों के बारे में इन लोगों की पहली की जो सरकारें थी उन सरकारों के उस चेहरे को एक बार फिर से प्रस्तुत नहीं कर रहा है कि सरकार, उस सरकार के समय जो दंगे होते थे, जो भ्रष्टाचार होता था, जो अराजकता होती थी, चुनाव में उतारने वाले चेहरे क्या उसकी पुनरावृत्ति के प्रतीक नहीं है क्या? जी। और इसलिए जनता जनार्दन तैयार बैठी है। योगी जी, आप बार बार दावा कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, आपने बात की, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो फिर अगर सब अच्छा है तो इस प्रदेश में लड़की को लड़ने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो भाई बहन की जोड़ी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? चुनौती मानते हैं आप कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस तो स्वयं के लिए ही चुनौती है, जी। प्रदेश के लिए क्या चुनौती बनेगी? वो स्वयं का ही अपने आंतरिक विवाद को सुलझा दे, पहले तो उसी को लेकर के पहले उसका समाधान कर लेना। प्रदेश की जनता की प्राथमिकता तो बाद में आएगी। फिर बीएसपी को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं और आपको क्या लगता है किससे लड़ाई है आपके चुनाव? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। जी। एक तरफ राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की पक्षधर हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला जिसको सुरक्षा का, शासन की योजना का और डेवलपमेंट का लाभ स्पष्ट दिखाई दिया, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। जी। दूसरी तरफ आतंकवाद, अपराध, माफियावाद और भ्रष्टाचार के पोषक तत्व होंगे जो 20% में होंगे। उस 20% में बंटवारा होना है बसपा, सपा, कांग्रेस में। यानी आप 80%? 80% बीजेपी के पास आएगी जी। और बाकी 20% में बंटवारा होना है इन तीनों के बीच में। 2019 से बड़ा गठबंधन क्या अब तक हुआ है? सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक साथ मिल गए थे जी। और उस समय बीजेपी 64 सीट पाई थी, बहुजन समाजवादी पार्टी 10 सीट पाई थी, समाजवादी पार्टी 5 सीट पाई थी, जी। कांग्रेस 1 सीट पाई थी। जी। कमोबेश चुनाव उधर ही जा चुका है। वही स्थिति आप देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव रोचकता की ओर उधर ही बढ़ रहा है, जी। जहां पे 80% लोग बीजेपी की तरफ होंगे, बाकी 20% में उनमें बंटवारा होगा। ठीक है योगी, ये भी आप दावा कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश का एक, अगर हम पॉलिटिकल नेचर कहें या पॉलिटिकल कल्चर में कहना चाहूंगा, एक अलग तरह का रहा है। हम मतलब हमारे प्रदेश को कई तरह से चर्चाओं में, सुर्खियों में रहा देश भर में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और उस पूरे कल्चर को बदल देते हैं। तो लेकिन राजनीति में इस तरह के बदलाव कई बार आलोचना का शिकार भी बना देते हैं योगी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। एक सुनिश्चित कार्य योजना जो जनता के सामने लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारा था, उसके तहत हम लोगों ने सरकार का संचालन किया जी। हमने जो कहा सो करके दिखाया, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। हमने राष्ट्रवाद की बात की थी, राष्ट्रवाद के मुद्दे से तनिक भी डिगे नहीं, हटे नहीं, झुके भी नहीं और डिगे भी नहीं। हमने सुशासन की बात की थी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और शासन की योजना हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य, बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य, यह भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
और डेवलपमेंट के मुद्दे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मुद्दे पर, चाहे वह सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, मेट्रो का हो, मेडिकल कॉलेजेस का हो, हर एक फील्ड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं अभूतपूर्व हैं जी। तुलना करिए ना, तीनों पार्टियों के अलग अलग समय के शासनकाल को, सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ जी। कांग्रेस के शासनकाल को एक तरफ रख लो, समाजवादी पार्टी 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल को भी दूसरी जगह रख लो। बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उनके भी शासनकाल को एक तरफ रख लो। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की, डबल इंजन की सरकार के 5 साल के इस कार्यकाल को रख लो। इन सब पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल भारी पड़ेंगे। हेल्थ सेक्टर में अगर मैं आपको बताऊं, 1947 से लेकर के अब तक यानी 17 तक कुल गवर्नमेंट सेक्टर में 12 मेडिकल कॉलेज बने थे और 2017 से 2021 के बीच प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिनमें 17 में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। 2 एम्स बन गए हैं जी। 1947 से लेकर के 17 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे यूपी में जी। आज 6 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं या बन रहे हैं। 2 किलोमीटर की मेट्रो यूपी में चलती थी गाजियाबाद में जी। आज प्रदेश की 5 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पहचान किस कार्य के लिए थी जी। अपराध के लिए थी, दंगों के लिए थी, और लोग ये मानते थे कि साहब जहां से सड़कों पे गड्ढे प्रारंभ हो, मान लो यूपी आ गया। सायंकाल होते ही सूर्य अस्त के बाद जहां अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान लो यूपी आ गया। आज यूपी में 24 घंटे की बिजली है और सभी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ चुकी है जी। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ जुड़ चुका है। पर योगी जी, आप तो तथ्यों के साथ एक एक करके आपने अभी तमाम बातें गिनाई, तो ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हमने जो काम किया आपने उसका उद्घाटन कर दिया, इनको क्यों नहीं दिखाई देती, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, आप मुझसे एक चीज और नोट करें जी। अखिलेश जी से एक बात पूछिए थोड़ा जी। कि वह 5 साल में कितने घंटे कार्यालय में बैठे हैं। जी। मैं 1 सप्ताह अपने कार्यालय में जितना बैठा हूं ना, मेरी बात को नोट करिए, 1 सप्ताह जितना मैंने कार्यालय में दिया है जी। उतना वो 5 साल में नहीं बैठे होंगे। एक दूसरा, प्रदेश का दौरा जितना मैंने किया, हर जनपद का, सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार का पूरे कार्यकाल को आप देख लें, इन सबको जोड़ लें जी। इन सब का जोड़ भी उतना कोई मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर नहीं गया होगा। तो बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके 25 करोड़ आबादी के जीवन में खुशहाली लाने, उन्हें सुरक्षित रखने और उन्हें समृद्धि की ओर अग्रसर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। ये काम व्यक्ति का नहीं, टीम का कार्य है। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन रहा है और इस कार्य को किया है। आज वो दिखता भी है। आज दुनिया का हर निवेशक यूपी में आता है जी। आज यूपी की छवि देश और दुनिया में बदली है। तो इस चीज को तो हर व्यक्ति स्वीकार करता है। ठीक है, आप ये आपने तमाम बातें कही, आपने जो बात कही, लेकिन एक और बात, अब हम इस अपनी चर्चा के आखिरी दौर में योगी जी, लेकिन आपकी जो छवि है, एक बड़े सख्त प्रशासक की छवि आपकी है। देखिए, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हूं जी। मैं किसी भी अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ हूं। अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने वाला व्यक्ति हूं। मेरी संवेदना प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति है। मेरी संवेदना प्रदेश के विकास के लिए है। मेरी संवेदना प्रदेश की बेटियों के लिए है, प्रदेश की माताओं के लिए है।
मेरी संवेदना प्रदेश के नौजवानों के प्रति है, प्रदेश के किसानों के प्रति है, प्रदेश के श्रमिकों के प्रति है। मेरी संवेदना किसी भी भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्व के प्रति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक योगी के रूप में भी। जो मुख्यमंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूं, सांसद के रूप में भी इसी प्रकार से कार्य करता था और एक सामान्य योगी के रूप में भी यही काम करूंगा। जी योगी जी, जब आप पूरे विकास की बात आप करते हैं, साक्षात्कार में भी और बाकी जगह भी आपने काम भी गिनाते हैं, लेकिन जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं आप, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप और मसलों पर बात करते हैं और उससे विपक्ष का कहना है कि आप कोशिश कर रहे हैं इस पूरे चुनाव को पोलराइज कर दें, ध्रुवीकरण कर दें। बार बार सिर्फ एक आरोप, विपक्ष का यही आरोप है। आज मैं मेरठ में गया था जी, मैंने मेरठ में कहा, मैंने कभी देखो मेरठ में लोग मांग करते थे, मेरठ से दिल्ली की दूरी कितनी थी? 4 घंटे लगते थे जी। आज 40 मिनट की दूरी में आप इसको तय कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी 2 जनवरी को दिल्ली से मेरठ बाई रोड आए और मेरठ से दिल्ली बाई रोड वापस गए जी। 40 मिनट का समय लगा था आने में भी और 40 मिनट जाने में भी। 12 लेन की एक्सप्रेसवे डबल इंजन की सरकार बना के देती है जी। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में बन रही है, 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। 40 मिनट में इस दूरी को तय कर लेंगे। मेरठ में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय हमने दिया, मैंने इसकी चर्चा भी की जी। 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था मेरठ के अंदर। मैं हस्तिनापुर में गया था, 54,000 किसानों को हस्तिनापुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। क्या किसानों की नाराजगी दूर हो गई योगी जी? यूपी में कोई किसानों की नाराजगी थी ही नहीं। आरएलडी कह रही है, अखिलेश यादव आज जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो भी थे, आप भी थे, वो कह रहे हैं कि किसान नाराज है, दिखा देगा भी चुनाव में। देखिए वे पास पास दिखते हैं, साथ साथ है नहीं। अच्छा, आपका कहना साथ नहीं है? भावनाएं मिले तब ना, ये तो पहले भी। मुझे एक बात बताइए जी, जिन जाटों पर और जिन लोगों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाट हो, जाटो हो या कोई भी समुदाय हो, जिन लोगों के घर जलाए गए थे, जिनके परिवार के लोगों के नौजवानों की निर्मम हत्या हुई थी, जिन लोगों को भी झूठे मुकदमे अखिलेश यादव की सरकार ने लगाए थे, जिन लोगों को महीनों महीनों तक अपने घर से दूर भाग करके रहना पड़ रहा था, जिन लोगों ने उस अराजकता को अपनी आंखों के सामने देखा है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होते हुए देखा है, क्या वह इस गठबंधन को स्वीकार करेंगे? जी। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस प्रकार के अवसरवादी गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेगा, अभी कभी नहीं करेगा जी। ये वही चेहरे हैं, अवसर बदल करके लाल पीली टोपी लगा करके चले आते हैं। अवसर मिलेगा तो वही फिर जिस प्रकार के कैंडिडेट दिए हैं ना, संकल्प तो यही होगा कि कोई आने वाले समय में कोई सचिन और कोई गौरव अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अपने को बलिदान न करने पाए, वो नौबती ना आने पाए। और ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती, कोई दूसरा नहीं दे सकता। सुरक्षा की गारंटी केवल बीजेपी देगी जी। ये लोग तो सुरक्षा के लिए स्वयं खतरे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में अलग अलग रंग है, सतरंगी है, पीला रंग भी है, ये रंग भी है, वो रंग भी है, और आपकी पार्टी में तो एक ही रंग है, भगवा रंग। हमारा तो भगवा है। भगवा तो विकास का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है, सबका साथ सबका विकास का प्रतीक है। उनके यहाँ वो अवसरवादी है, कोई गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि साहब जो है कौन सी नई प्रजाति आ गई है जीव की, वो भी शर्मा जाएगा इसको लेकर के। इसलिए वो भी इस बात को समझा रही, नया राजनीतिक प्राणी कौन आ चुका है जो रोज कलर बदल रहा है, कभी हरा, कभी पीला, कभी लाल। और ये लाल तो रेड अलर्ट है स्टेट के लिए, राज्य के लिए, सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी। जी।
क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मालूम नहीं, बागपत का एक गांव है जी पुलिस की भर्ती निकली थी, 27 नौजवान एक ही गांव के भर्ती हुए थे, जी हट्टे कट्ठे नौजवान। मैं गया था उस गांव में, जी मैंने उन नौजवानों से पूछा, मैंने कहा भी कैसे लग रहा उनके परिवार के लोगों से, सब खुश थे, आरती की थाली लेके अपने घरों के सामने खड़े थे। मैंने कहा ये माता जी ये क्यों? कहा कि हमारा लाल जो है भर्ती हो गया, पुलिस की भर्ती। मैंने कहा पहले क्यों नहीं होता था? कहा साहब बार बार जाते थे, बाहर कर दिए जाते थे, पैसे की डिमांड होती थी, कोई भर्ती निकलती थी चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। आज तो ऐसा नहीं है ना, जी बस सबको मौका मिल रहा है। आज आप देख सकते हैं हर नौजवान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से प्रैक्टिस कर रहा है, पुलिस में भर्ती हो, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, हर जगह वो अपने को सेना में भर्ती जब होने जा रहा है, जी हर जगह उसकी भर्ती हो रही है, हर जगह वो सम्मान पा रहा है। वो तो देखिए हर व्यक्ति देख रहा है, उनके कारनामों को भी लोगों ने देखा है और हमारे कार्यों को भी सबने देखा है। जी योगी जी 5 साल सरकार चलाने के बाद अब जो इम्तिहान है ये जनता के बीच जाने का, क्योंकि जाहिर सी बात है राजनेताओं को तो हर 5 साल के बाद जनता के पास जाना है। इस मामले में हालांकि अधिकारी बेहतर होते हैं कि उनको एक बार जब वो नौकरी में लग गए तो उनको हर 5 साल बाद कोई टेस्ट नहीं देना होता है। लेकिन ये बताइए कि इस टेस्ट से पहले क्या हर प्रतियोगिता से पहले या यूँ कहा जाए हर परीक्षा से पहले जो परीक्षार्थी होता है उसके मन में कई तरह की शंकाएं, कोई डर, क्या इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए तो जो ये परीक्षा है देखिए ये अग्नि परीक्षा है। हमने जिस छात्र ने क्लास अटेंड पूरी की हो, अपने दिए गए होमवर्क को सदैव पूरा किया हो, समयबद्ध ढंग से अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया हो, उसको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता जी वह हमेशा 80% और 90% मार्क्स ही लेके आएगा। जी और जनता जनार्दन की इस अग्नि परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरने वाली है। लेकिन मैं एक बात साफ कर लूं, जी डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं इसलिए नहीं किए हैं कि हम इसको वोट बैंक के लिए भुनाएं। हमने 43 लाख गरीबों के आवास इसलिए नहीं बनाए हैं, हमने 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को बिजली के मुफ्त कनेक्शन इसलिए नहीं दिए, हमने सुरक्षा का ये वातावरण इसलिए नहीं दिए कि हम इसके नाम पे वोट लें। ये हमारी ड्यूटी थी, ये हमारा धर्म था। जी हमें जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया था, समर्थन दिया था, ये हमारी ड्यूटी थी। जवाबदेही के साथ सरकार ने काम किया। हमें केवल एक अपील करनी है, इस जवाबदेही के धर्म को अनवरत जारी रखा जाए, जो प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश के रूप में, अग्रणी प्रदेश के रूप में, देश के नंबर 1 प्रदेश के रूप में, नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सके। हर बेटी को सुरक्षा का एक बेहतर माहौल अनवरत मिल सके। जी प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कोई ना कर सके और कोई माफिया किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर अवैध और अनैतिक तरीके से कब्जा करने का भी दुस्साहस न कर सके। इसके लिए हम लोग जनता जनार्दन की अदालत में जा रहे हैं। जी और आपको भरोसा है कि जनता इस बार विजय तिलक फिर करेगी? एकदम कोई संदेह है ही नहीं। हमने अपना कार्य समयबद्ध ढंग से, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ और पूरी पारदर्शी तरीके के साथ किया है, तो परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आना है। जिसने कभी क्लास अटेंड ही नहीं किया है, वो टॉप करने का सपना देख रहा है, उसको मालूम होना चाहिए कि हमने नकल को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन योगी जी तैयारी करने के लिए तो कई साथी जुटे हैं एग्जाम की, विपक्ष की अगर बात करें, इतना बड़ा गठबंधन, कई छोटी छोटी पार्टियां आ गई साथ में। ये सब नकलची हैं और नकल पर हम रोक लगा चुके हैं पहले से ही। जी तो नकल नहीं होने वाली है और नकल जो उनकी परिपाटी थी वो बंद हो चुकी है। झूठे वायदे, ये सब गपबाजी, जनता देखना चाहती रिजल्ट क्या है। सबको अवसर मिला है जी यूपी में, क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, क्या किया था उन्होंने, सबका परिणाम सबके सामने है। इसलिए निश्चिंत होकर के काम करिए। 10 मार्च समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के लिए
एक शर्मनाक हार की तिथि तय होगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। जी योगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है, वो कह रहे हैं कि 10 मार्च को जनता एक बार फिर से उनका विजय तिलक करेगी और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद उनका एजेंडा है, विकास उनका एजेंडा है और उनका ये कहना है कि सुरक्षा भी उनका एजेंडा है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो। और जिस ध्रुवीकरण की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि वो ध्रुवीकरण नहीं, उनका कहना है मथुरा उनके एजेंडे में है और मथुरा के साथ साथ पूरा प्रदेश भी उनके एजेंडे में। तो बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में आज जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद जी। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक।